इलेक्शन की कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है अपने बड़े लिमिटेड किस्म के जलसे करने शुरू हो गई है। और तहरीक इस्तेकाम पार्टी का तो मुझे नहीं कुछ समझ आ रही, MQM भी शायद कुछ कर रही है, या जमात इस्लामी भी थोड़ा सा इसमें आ गई है अपनी इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को इससे बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक तरह से तो उसका खात्मा कर दिया गया। अपने तौर पर तो इन्होंने PTI का खात्मा कर दिया है, लेकिन इमरान खान वो शख्स है जिसने कभी हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि इमरान खान एक रोल मॉडल है जिसके आसाब इतने मजबूत हैं कि जो किसी भी हाल में हार नहीं मानता। जेल की एक छोटी सी कोठरी, सर्द कोठरी, आप यकीन करें उसने कभी शिकायत नहीं की। इतनी शदीद ठंड है और वहां कोई भी जो है हीटिंग सिस्टम नहीं है, उसने कभी भी शिकायत नहीं की कि मुझे सर्दी लग रही है या मेरे साथ कोई मसाइल चल रहे हैं। वो सब कुछ सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उसका अल्लाह पर बहुत पुख्ता यकीन है। और अभी जब एक दो दिन पहले ट्रायल हो रहा था ऑन कैमरा, तो वहाँ उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात की और उनको बताने की कोशिश की अपना लाहे अमल आगे का, जिस पर सुप्रिटेंडेंट पुलिस जो है, उनका नाम क्या था, समथिंग वराइच उनके नाम के साथ आता है, तो उन्होंने बड़ी इंसल्टिंग वे में इमरान खान को रोका कि आप नहीं बात कर सकते सहाफ़ियों से, आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरा हक है सहाफ़ियों से बात करने का। उन्होंने कहा नहीं, और सहाफ़ियों से कहा जी आप यहाँ कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू के लिए नहीं आए, आप सिर्फ कवरेज के लिए आए थे यहाँ पर इस केस की, तो आप जाएं यहाँ से। तो उनकी बहन भी वहां थी इमरान खान की, उन्होंने कहा कि आपने इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं इमरान खान से, ये तो हर एक से बहुत अच्छे लहजे से बात करते हैं, आप जेल के तमाम अफराद से पूछ सकते हैं। तो कहेंगे नहीं, इन्होंने मुझे तुम कहकर बुलाया था। अंदाजा कीजिए आप। जाहिर है वो किसी को खुश कर रहा था, उसका ख्याल था कि ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा हमेशा, तो आज कौम के सबसे बड़े लीडर की अगर मैं इंसल्ट भी कर लूंगा तो कौन है मुझे कुछ कहने वाला। और इमरान खान को लड़खड़ाते हुए, या देखा गया कि उनकी टांग जो थी ना वो सही तरह चल नहीं रहे थे। सर्दी की वजह से जो उनकी टांग में गोलियां लगी थी, वो जख्म आपको पता है ना कि सर्दी में ताजा हो जाते हैं। कल मेरे आंसू निकल आए इस बात पर जब मैंने ये सुना कि इमरान खान की टांग में सर्दी की वजह से दर्द हो रहा था, तो वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने शिकवा किसी से नहीं किया कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ है या मुझे कोई हीटिंग सिस्टम दिया जाए। तो आज सारा निज़ाम जो है आपके मुल्क का ना, वो एक शख्स के खिलाफ मुत्तहिद हो गया है। क्या ये वक्त हमेशा रहेगा? कोई भी वक्त हमेशा रहने वाला नहीं होता, उसे एक दिन खत्म होना होता है। तो इमरान खान तो बिल्कुल भी हिम्मत उसने नहीं हारी, हर तरह की सख्तियां वो बर्दाश्त कर रहा है। उसकी पार्टी के तमाम रहनुमा जो हैं बड़े बड़े, वो पाबंदे सलासल हैं। उसके कारकुन जो हैं उनको कैद कर लिया गया है। इनको कॉर्नर मीटिंग की भी इजाज़त नहीं है, जलसे तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहाँ के लोग, गयूर अवाम जो है, वो उन्होंने इनके आगे सर नहीं झुकाया, वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। लेकिन पंजाब में थोड़ी सी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ये पुलिस और ये सब कुछ जो है, ये किसी सूरत नहीं चाहती कि PTI कोई जलसा करे, और फ़ौरन वो गिरफ्तार करने पहुँच जाते हैं। सारी दुनिया जो है, आलमी मीडिया जो है, वो ये देख रहा है, इस जुल्म को देख रहा है। ऐसा नहीं है कि इस जुल्म को नहीं देखा जा रहा, इसे मॉनिटर नहीं किया जा रहा, इसे मॉनिटर किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में इसे ये एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा और इसको भुलाया नहीं जा सकता। इमरान खान जेल में है, लेकिन इसके बावजूद सब लोग उससे खौफजदा हैं। सारे इदारे, सब पार्टियां उससे खौफजदा हैं। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ भी अब पता नहीं क्या बात है कि बुझे बुझे से नजर आते हैं, हालांकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, और इसके बावजूद दम कम नहीं है उनकी तकरीरों में, बल्कि कम ही बात करते हैं। ज़्यादा तो वो अपनी बेटी को ही माइक पकड़ा देते हैं, और जो बात करते हैं उसमें भी उनका कोई बयानिया नहीं होता, सिर्फ उनके
उनका रोना धोना होता है, मुझे यूं निकाल दिया, जिला वतन। इनसे पूछो इन्हें जिला वतन कब किया गया था? ये तो अपना इलाज करवाने के लिए 3 हफ्ते के लिए गए थे। इन्हें तो कोई जिला वतन नहीं किया गया, ये तो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे थे। इन्हें बार बार अदालत बुला रही थी। इनको जब ये इश्तेहारी करार दिया तब उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपका कोई इलाज नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ठीक ठाक घूमते फिर रहे हैं, कॉफी शॉपों में जाते हैं, मजे मजे के खाने खा रहे हैं। तो ये नहीं आए जेल के डर से। तो जिला वतन तो नहीं थे ये तो अपनी मर्जी से गए हुए थे। 3 साल अपनी मर्जी से इन्होंने खूब आयाशियां की हैं लंदन में। झूठ बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आती। और अब बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह इन्हें बुरा भला कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि इन लोगों में कोई जमीर नाम की चीज है कि नहीं। तुमने 18 महीने उनकी हुकूमत में वजारत खारजा के मजे लूटे। कौन सा मुल्क है? हाँ अल्लाह, मेरे हाथ से तो फोन भी गिर जाता है। अच्छा, जब मैं इमोशनल होती हूँ। कौन सा मुल्क है जहां बिलावल भुट्टो नहीं गया? ऐसे ऐसे मुल्कों में गया टूर करने जिनके तो नाम भी हमने नहीं सुने हुए। तो सारे मजे ले लिए और भी वजारतें ले ली। और उसके बाद अब इनको बुरा भला कह रहे हैं कि तुम तो बहुत बुरे लोग हो। और एक मैं सुन रही थी इनका सेशन पार्लियामेंट में, जहां पे बिलावल भुट्टो तारीफ कर रहे थे कि हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ तो बहुत ही काबिल और लायक आदमी है, कराची में भी ये आए और कराची को भी लाहौर जैसा बनाए, इनकी खिदमत हमें चाहिए होगी। और अब वो इनको क्या कुछ कह रहा है। पता नहीं ये पॉलिटिशियन किस तरह के लोग होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके अंदर थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी नहीं होती, थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया। किस तरह ये अपने बयानात से मुकर जाते हैं, हालांकि इनके बयानात टॉक शोज में सुनवाए जाते हैं। अब आपको पता है कि सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस वक्त अंडर प्रेशर है। और वो जो थोड़े से बोल्ड सहाफी थे वो तो खैर छोड़ चुके हैं सारी, या उनको निकाल दिया गया मीडिया हाउसेस से। लेकिन जो कुछ रह गए हैं, काशिफ अब्बासी जैसे या मेहर बुखारी जैसे, वो भी अब बहुत एक कंट्रोल टॉक करते हैं। उस तरह से नहीं बात करते जैसे पहले करते थे, क्योंकि चैनल ने भी कहा हुआ है, ऊपर से भी प्रेशर्स हैं। अभी देखो जी, हमारी तो रोजी रोटी का मसला है, बहुत से लोगों का रिस्क इस इदारे से जुड़ा हुआ है, तो ना बोलें। जब नहीं बोलने दे रहे तो ना बोलें, तो नहीं बोलते, अब वो नहीं बात करते। यूनिवर्सिटीज में आपने देखा हुआ आजकल बड़े सेशंस का रवाज है, वहां पर ये जाते हैं पॉलिटिकल लोग जो हैं, उसमें से एक पीटीआई का भी होता है कोई जर्नलिस्ट, या एक कोई लॉयर होता है, और ये बाकी नून लीग के भी होते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जब कोई बात इमरान खान के हक में होती है या पीटीआई के, तो वो फुल क्लैप देते हैं। तो जिससे ये शर्मिंदा हो जाते हैं बाकी नॉन लीग वाले, और इन्हें पता चल जाता है कि लोग इनको नापसंद करते हैं। ये तो इनको पता है कि लोग इन्हें नापसंद करते हैं। ये बगैर प्रोटोकॉल के इस वक्त लोगों में नहीं जा सकते। लोग इनसे नफरत करते हैं। इनको क्या पता नहीं है कि लोग इनसे नफरत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार का नशा है कि ऐसा नशा मैंने वैसे अभी तक देखा नहीं है, जिसमें इंसान अंधा हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता। वरना इन्हें ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन तो अवाम की राय से होता है ना, उसके बगैर तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं होती। तो जब अवाम ही नहीं आपको चाहते तो आप चले जाएं, वापस जाएं, जाके वहां पर ऐश करें। आपके पास इतनी दौलत है, पूरी दुनिया में घूमे फिरें, छोड़ दें। 3 दफा वजीर आजम बन गए आप। और वो जो जरदारी साहब हैं, जो मास्टर माइंड थे इसके, ये जो इन्होंने किया था रजीम चेंज और ये जो अदम एतमाद की लेकर आए थे तहरीक, उसके मास्टरमाइंड तो जरदारी साहब थे ना। वो तमाशा देख रहे हैं, वो हंसते हैं और तमाशा देखते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं जी हमने ही वजीर आजम बनाया था शहबाज शरीफ को, तो अब जलील भी यही होगा। मास्टरमाइंड वो होते हैं, लेकिन जलील दूसरों को होता हुआ देख रहे होते हैं। अच्छा, अब इन्होंने पता है क्या सोचा है? अब ये जितनी पार्टियां हैं, इस्तेकाम पार्टी खास तौर पर, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये चाह रहे हैं कि जो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको हम खरीद लेंगे बाद में। क्योंकि हर आदमी की कोई ना कोई तो कीमत होती है ना, जिसकी जितनी कीमत होगी वो कीमत हम लगाएंगे और इनको खरीद लेंगे। और इस्तेकाम पार्टी के वो अलीम साहब ने तो कल इंटरव्यू देते हुए वसीम बादामी को कहा कि कईयों से हमारी बातचीत भी चल रही है, यानी फख्र से बताते हैं कि हम जी खरीद लेंगे। इतने घटिया सोच है हमारे सियासतदानों की। एक
पीटीआई जिसके बेचारों के वो आज़ाद हैं, वो तो हलफ भी ले रहे हैं, कुछ ने तो कहा है कि हलफ लिए जाएं इनसे, क्योंकि इंसान का भी कोई पता नहीं चलता। यकीन कीजिए, जब ये अली जैदी, इमरान इस्माइल, ऐसे लोग जब प्रेशर में आके अलग हुए, तो मुझे महसूस हुआ कि इंसान जो है वो किसी वक्त भी बदल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अब ये शेख मोहम्मद इकराम साहब है, उन्होंने कहा दिस इज शेख इकराम फ्रॉम इंडिया, उर्दू स्पीकिंग, बेहतरीन सब्जेक्ट, अप्रिशिएट यू फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द इंटरनल सिचुएशन, मे अल्लाह सेफ। आपका बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद इकराम साहब। लाला खान कहते हैं कि हमने फैसला करना है कि हमने आज़ाद कौम बनना है या यूं ही गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये तो 75 साल से सोच रहे हैं हमारी कौम, लेकिन अमल नहीं कर पा रही। शायद इन्हें गुलामी की आदत पड़ गई है। ये जो गुलामी की आदत पड़ जाए ना, तो फिर गैरत को जगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच कह रही हूँ आप। लेकिन इमरान खान ने लोगों को अवेयरनेस दी है कि आज़ाद रहो, आज़ादी में ही इंसान की बका है, उसी में आपकी इज्जत है, उसी में दुनिया में आप पहचाने जाएंगे इज्जत के साथ। वरना क्या, जानवर भी तो आते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं, फिर हमें और जानवरों में क्या फर्क रहेगा। तो गुलामी में से निकलना है, वरना नहीं निकल सकेंगे अगर आवाज नहीं उठाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। तुरंत एहतजाज करें। आप पीटीआई की कैंपेन के लिए प्लीज आप सब लोग निकलें बाहर। इंतजार ना करें कि कोई निकलेगा आपके मोहल्ले वाला तो फिर आप निकलेंगे। आप बाहर सब निकलें, मिलकर निकलें। तो अब तो एक लीगल आपके पास रीजन है कि इलेक्शन की कैंपेन चल रही है। आप जाएं, रैलीज में शिरकत करें और बड़े पैमाने पर जाएं। आप जब बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तो ये चंद लोगों में, चंद 100 लोगों को पकड़ लेते हैं ना, तो फिर नहीं ये पकड़ सकेंगे। अब एक बात जो बहुत अहम है कि अगर इलेक्शन होते हैं, अभी भी कोई पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये दहशतगर्दी की आड़ लेकर ना कि दहशतगर्दी हो रही है, ईरान ने जंग कर दी थी, चलो उसके तो हालात ईरान के और पाकिस्तान के ठीक हो गए, लेकिन जी वो बलूचिस्तान में वो उधर तो उधर दहशतगर्द, तो ये तो वो बाज लोगों को वो बेचारी आई थी डॉक्टर महारंग, उसको भी दहशतगर्द करार दे दिया कि इसे एड मिल रही है वहां से, इंडिया से। तो दहशतगर्दी के आड़ में ये इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन भी हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो पीटीआई के कारकुनों को अपने वोट की हिफाजत करनी होगी, पहरा देना होगा। मैं आपको बता रही हूं, जब तक कि बाहर वो रिजल्ट, वो नाप तक आ जाए, आप लोगों ने नहीं जाना। और दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई के कारकुन हैं वो बाहर खड़े रहें और जितने भी आते हैं वोट डालने के लिए लोग, उनको बताएं कि हमारा ये जो कैंडिडेट है इसका क्या है इंतखाबी निशान, क्योंकि हर एक का मुख्तलिफ निशान है। तो आम लोग बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा निशान है। तो ये काम बहुत जरूरी है करना कि वो वहां पर अपने जितने भी आ रहे हैं लोग, आवाम आ रही है, उनको बताएं कि पीटीआई का जो उम्मीदवार है उसका ये निशान है और इस पर जाकर आपने स्टंप लगानी है। ये बहुत जरूरी है। तो अब जो वक्त है बड़ा आजमाइश का वक्त है, और इमरान खान ने भी कहा है, जेल से उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि आप लोगों ने इतवार को, संडे को सबने निकलना है। वो लोग जो रूपोश है वो भी निकलाएं, पीटीआई के रहनुमा। अब वक्त आ गया है निकलने का, और आम आवाम भी निकलाएं, कारकुन भी निकलाएं, और रैलीज और अपने ये जो जलसे जुलूस, ये सारी कैंपेन शुरू करें। ये बहुत जरूरी है और ये कानूनी हक है पीटीआई का ये सब कुछ करना। पुरअमन तौर पर आप अपने जलसे जुलूस, रैलियां वगैरह करें और सब लोग बाहर निकलें। जब इमरान खान आपके लीडर ने कह दिया तो मेरा ख्याल है कि अब कोई वजह नहीं रह जाती कि आप पीछे हटें। वो एक आदमी जो है अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर एक काल कोठरी में बैठा हुआ है, जहां उसके साथ इतना बुरा सलूक होता है कि आपकी सोच होगी शदीद सर्दी में वो किस तरह एक जख्मी टांग में उसके जख्म दोबारा से ताजा हो गए। तो क्या कौम का फर्ज नहीं है कि कौम की खातिर वो इस वक्त सारे सूखते सह रहा है, तो कौम अब निकला है, और कौम ने कोई इमरान खान के लिए नहीं निकलना, अपने लिए निकलना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना है। तो वो निकल आए और इलेक्शन में पूरा पहरा देना है आपने अपने वोट का। और अल्लाह ताला
तमाम उम्मीदवारों को इतनी ताकत, हिम्मत दे और ईमान सलामत रखे कि वो आज़ाद हैसियत में भी जीतने के बाद जो है वो बिके ना, और ये जो पैसे के बोरियां ले लेके खोल के बैठे हुए हैं जरदारी और ये इस्तेकामी पार्टी वाले, जहांगीर और तरीन और ये अलीम और नून लीग वाले, इनको इनके हाथों बिल्कुल भी वो इस्तेमाल ना हो। और वैसे तो वहाँ पीटीआई का नाम लिखा होगा, मुझे ये भी पता चला था कि जब वो उस पर लिखा हुआ है कि पीटीआई के वो हैं तो वो नहीं फैसला कर सकते, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि नहीं कर भी सकते हैं। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो कर सकते हैं आज़ाद हैसियत में फैसला या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जो बात आई थी जी, सबसे कुरान पर हलफ किया जाएगा कि ये लोग जो हैं वफादार रहेंगे पीटीआई के और अपनी वफादारियां नहीं बदलेंगे, तो वो भी ले लेना चाहिए। वैसे आजकल कुरान तो क्या अल्लाह ताला को भी कोई नहीं पूछता, झूठी कस्में लोग खा लेते हैं। यहाँ लोगों का ईमान सलामत होता तो आज हमें ये दिन देखने ही क्यों पड़ते। और हमारे कॉलर्स भी आ जाएं, आप कोई सवाल करना है तो कर लें मुझसे कि क्या आप कह रहे हैं। मोहम्मद नदीम ने भी सलाम भेजा है। नदीम साहब, आप कोई बात करें, मेरे साथ शेयर करें, हम आपस में शेयर करते हैं, कोई तजावीज़ दें कि हमें क्या करना चाहिए आवाम को। अब ये थोड़े से दिन रह गए इलेक्शन में, तो आप लोगों की ये हम तफरीक के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, हम तो एक बहुत ही एक इस वक्त सीरियस इशू है और वो इलेक्शन के हवाले से है, तो हमें आपस में ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जिस तरह लाला खान साहब ने कहा, एक बहुत अच्छी बात की है कि हमें आज फैसला करना है कि हमने आज़ाद कौम बनना है या गुलाम। देखें, जो गुलाम कौमें ना, उनकी पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। लोग थू थू करते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल अमेरिका कर लेता है ड्रोन हमलों के लिए और सिर्फ चंद पैसों के लिए। आईएमएफ के जो इमरान खान ने कहा था कि हम ये पैसे नहीं लेंगे, हम खुद इतने खुद को फील हो जाएंगे कि हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम उनकी बात, हम क्यों उनके गुलाम बने, क्यों उनके कहने में आकर अपने ही लोगों पर हमले करें। वो तो चाहता है कि अफगानिस्तान से भी हालात खराब हो, बाकी मुल्कों से भी, ईरान से भी खराब हो, क्या रशिया से भी खराब हो। अमेरिका तो चाहेगा कि जिनसे उसकी दुश्मनी है पाकिस्तान की भी दुश्मनी हो। और ये लोग तो पाकिस्तान के, आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर पिछली हुकूमतों में भी प्रेशर रहा कि इसराइल को तस्लीम कर लें। अंदाजा करें, आज इसराइल में मासूम बच्चे जिस तरह मर रहे हैं, दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन हम बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और ये अंदर खाते ये इस बात पर कायल हो चुके हैं कि जब बहुत से अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं तो हम भी अपने मफादात के लिए कर लेते हैं। इमरान खान पे बहुत प्रेशर था, मैं आपको बताऊं, ये हामिद मीर की खबर है और बड़ी ऑथेंटिक खबर है, लेकिन इमरान खान ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि कायदे आजम ने भी ये कहा था और कायदे आजम की हम जितने भी कही हुई बातें हमें उस पर चलना है। तो इमरान खान ने सख्ती से मना कर दी। तभी तो अमेरिका को तकलीफ हुई थी इमरान खान की कुछ बातों पर, एब्सोल्युटली नॉट के साथ साथ और कई बातों पे जब इमरान खान ने खुद मुख्तारी की बात की थी तो अमेरिका को तकलीफ पहुंची थी। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई अमेरिका हम पर बम नहीं बरसा रहा। हम बिल्कुल आज़ादी से अपने फैसले कर सकते हैं। ये आईएमएफ से जो पैसे लेने हैं उनकी पाबंदियां भी हमने झेलनी है, वो जो कुछ कहता है उसके मुताबिक हमने करना है। तो अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी तैयार खड़े हैं उसकी एक आवाज पर, इमरान खान की, कि हम वो सारा कर्जा चुकाने के लिए तैयार हैं, तो आईएमएफ से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाय हाय, वो एक लीडर, वो एक आवाम से का मुखलिस लीडर एक ही है इस वक्त, इमरान खान। उस एक शख्स से इतना डरते हैं कि इमरान खान ने कहा मुझे एक दिन के लिए बाहर निकाल कर देख लो, बस सिर्फ एक दिन के लिए निकाल दो। उस शेर को ये एक दिन के लिए निकालने के लिए तैयार नहीं है, उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इतने खौफजदा है। इनसे कोई पूछे, एक शख्स जिससे अवाम इतनी मोहब्बत करती है, इश्क करती है, अब बूढ़ी औरतें उनकी बातें सुने, आप यकीन करें कि इमरान खान एक लिहाज से तो बहुत खुशकिस्मत है, उसे इतनी मोहब्बतें मिली हैं, इतनी बेलौस, उसके लिए इतनी दुआएं हो रही हैं जो आज तक किसी लीडर के लिए नहीं की गई। और इमरान खान को पता है इस बात का, तभी तो वो कहता है मेरी अवाम ने जो
मुझसे मोहब्बतें की हैं, उसके बदले में मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं इनकी कोई बात मानकर एनआरओ नहीं लूंगा, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा बाहर। तो वो भी डटा हुआ है और उसके इस तरह से जो कुछ भी वो बर्दाश्त कर रहा है वो अवाम को भी पता है। अवाम के दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, रोज पर रोज बढ़ती जा रही है। मुझे बहुत हैरानी होती है जब मुझे पता चलता है। आपको देखें वो वाला जो केस है अलकादिर वाला, यूनिवर्सिटी वाला, तो आपको पता ही होगा कि अब उसके भी अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, रियाज मलिक के भी। अब देखिए, रियाज मलिक ने हसन नवाज से हाइड पार्क 1 की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो 10 टाइम्स ज्यादा खरीदी, 10 टाइम्स असल कीमत से ज्यादा खरीदी। तो वहां की जो इंटेलिजेंस है या जो भी वहां के कानूनी इदारे हैं यूके की, उन्होंने इस बात को फौरन चेक किया कि ये क्यों खरीदी गई है 10 टाइम्स ज्यादा पैसों से। तो तब ये हुआ था कि उनमें से वो पैसे जो थे वो जमा करवा दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और कुछ सूबाई हुकूमत को वो पैसे दे दिए थे। इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान ने तो एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी अवाम के लिए बनाई जहां उन्हें इस्लाम की तालीम मिल रही है। इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। सवाल करें आप रियाज मलिक से कि उसने क्यों इतनी महंगी खरीदी, और सवाल करें आप हसन नवाज से कि उसके पास इतनी दौलत कहां से आई। इन्होंने इस मुल्क को लूट लूट कर इतने सालों में, 30 सालों में इतनी दौलत बना ली, इतने मोहल्लात बना लिए, जरदारी के 400 कमरों के बेहतरीन लग्जरी होटल हैं यूके में। इसके नवाज शरीफ के कई मुल्कों में इतनी जायदादें हैं, और वो पैसा सारा आवाम का था। अगर वो पैसा मुल्क में लग जाता तो आज हम पता नहीं कहां से कहां पहुंचे होते। और वो तमाम जराइम इन पर साबित हुए जब इन्हें कन्विक्टेड करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद एक सिस्टम के तहत इनको पता नहीं रजीम चेंज के जरिए इनके तमाम गुनाह माफ हो गए, इनके तमाम जराइम माफ हो गए। ये तो इश्तिहारी थे भाई, नवाज शरीफ इश्तिहारी थे। आज उन्हें लीडर बना के उनको तमाम हुकूमती मशीनरी इस वक्त नवाज शरीफ के जलसों में इस्तेमाल हो रही है। लोग लाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, पुलिस दी जा रही है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इतनी तो ना इंसाफी ना सुनी थी, ना पढ़ी थी, ना देखी थी मैंने। ठीक है, लोग काजी फायज ईसा को भी बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, वो स्टैंड नहीं ले सका, उनकी थी हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ। इलेक्शन कमिश्नर को तो खैर उसने खरीदा हुआ है शुरू दिन से ही नवाज शरीफ ने, वो तो है ही बेगैरत आदमी। लेकिन काजी फायज ईसा ने भी अपना इमेज खराब कर लिया। लेकिन काजी फायज ईसा को भी तो चौधरी निजामुद्दीन ने कहा होगा ना कि तुमने ये फैसला करना है, और चौधरी निजामुद्दीन की बात तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन वो कह नहीं सकता। लेकिन अगर चाहते तो बहुत से जज ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया, जो हक सच के रास्ते पे चल रहे थे, जो नहीं प्रेशर में आ रहे थे तो वो रिजाइन दे रहे थे। तो बाकी पिशावर की अदालतें भी तो हैं, हक सच के उस पर कायम है और वो फैसले दे रहे हैं। तो हक सच के रास्ते पे चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इज्जत सच के रास्ते पर चलने से ही मिलती है, और इज्जत पाने वाले जज भी मौजूद हैं और बेइज्जत होने वाले भी जज मौजूद हैं, जिनको तारीख में हमेशा बुरे लफ्जों से याद रखा जाएगा कि इन्होंने आइन के खिलाफ फैसले करके मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। मोहम्मद नदीम साहब कहते हैं कि जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से भरपूर तैयार है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह हम फुल सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये बादशाह है, बादशाह कह रहे हैं क्या हाल है भाई? मेरा हाल क्या होना है, आप मुल्क के हाल की बात करें इस वक्त। तो मोहम्मद नदीम साहब ने कहा है अगर शफाफ इलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह इमरान खान जेल के अंदर जीतकर बाहर इंशाल्लाह आएगा। पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये जालिम लोग आने देंगे तो आएगा ना, जब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमने किसी कीमत पर इसको आने नहीं देना। मैं आपको फिर बता रही हूं, इस वक्त कोई इदारा आजाद नहीं है, प्रेशर में है, शदीद प्रेशर में है, और कुछ के जाती मफादात हैं ब्यूरोक्रेसी के,
वो इनको खुश करके अपने लिए मफादात हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर अवाम की बड़ी तादाद बाहर आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। तुर्की में भी तो हुआ ना, श्रीलंका में हुआ ना, वहां के लोग बाशऊर हैं, उनमें इलिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने फैसला किया और उन्होंने हर इदारे को उसकी जगह पर रखा जो उसकी जगह होनी चाहिए। और आज देख लें तुर्की के हालात, तो क्या हमारे मुल्क में नहीं हो सकता? लेकिन मसला वही है कि हमारे जो लोग हैं, मतलब मेजोरिटी में इतना शऊर ही नहीं है कि वो बेचारे अपने 2 वक्त की रोटी के पीछे ही लगे हुए हैं कि हम क्या करें, कैसे खाएं, हमें तो किसी से कोई वो नहीं है, बस हमें 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। उनको तालीम से इतना दूर रखा है इन्होंने कि उनमें शऊर ही नहीं है। तो ये तो जब बहुत बड़ी तादाद, लाखों में लोग निकलेंगे ना, फिर होगा। और अब अवाम के अलावा कोई ऐसा और तरीका नहीं है कि जिससे कि इसको जीता जा सके। तो अवाम जो है, तो आप प्लीज़ आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं लाइव सेशन करती हूँ, इसमें मेरी जो ख्वाहिश होती है, हालांकि जब मेरी वीडियो एंड होती है उसके बाद बहुत से लोग आकर अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लाइव आएँ, लाइव आकर आप मुझे बताएं कि आपकी कोई तजवीज़ है तो आप बताएं, आपकी कोई मशवरा है या आपकी कोई राय है तो आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अगर आप लाइव नहीं आएंगे तो फिर बाद में आएंगे तो फिर वो मैं तो नहीं ना जवाब दे सकती फिर उसका। इस वक्त मेरे सामने जो भी हैं, लेकिन 1-2 लोग हैं जो रिपीटेडली मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत है। आप सबको ज़्यादा तादाद में इस वक्त आना चाहिए और मुझसे अपनी राय शेयर करनी चाहिए, ठीक है ना? तो तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो और हमने किस किस टॉपिक पर बात करनी है आज? तो बात यह है कि इस वक्त आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद, 80%, तो जो जितने सर्वेज हुए वो सब पीटीआई के साथ हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, क्योंकि अब इस वक्त तो ये हुआ है ना कि पीटीआई ने टिकट दिए तमाम उन लोगों को जो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो इस वक्त कैद में, और बहुत से लोगों को अप्रूव नहीं किए कागजात नामजद की, और बहुत से लोगों को उन्होंने कहा, नाअहल करार दिया हुआ कि नहीं आप नहीं लड़ सकते। तो जो चंद एक हैं वो लड़ रहे हैं, बाकी तो कुछ वकील हैं वो आए हैं मैदान में, और बहुत से लोग जो हैं वो इतने मशहूर नहीं हैं तो वो हैं। लेकिन इस वक्त तो हमें कहते हैं ना कि इस वक्त तो पीटीआई या इमरान खान के नाम पर ही लोग जीत जाएंगे, और लोग जो हैं इस बात की केयर नहीं करेंगे कि ये बंदा जो है हम इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। वो इमरान खान के इशू किए हुए टिकट पर ही जो भी उम्मीदवार होगा उसको वो वोट कास्ट करेंगे। तो अल्लाह करे कि कोई प्लान सी भी है, अभी वो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जब कोई प्लान डिस्क्लोज हो जाता है ना तो ये जो मुखालिफ पार्टियां और हुकूमत है फौरन ही उसका तोड़ ढूंढने लग जाती हैं। वैसे हमारी ये जो निगरान हुकूमत है ना, इसका भी जवाब नहीं है। ये लोग सचमुच खुद को वजीर आजम, वजीर आला समझकर ये इस तरह बैठे हुए जैसे इन्होंने नहीं जाना, इन्होंने 5 साल हुकूमत करनी है, इन्हें कोई अवाम मुंतखब करके लाए हैं, खूब मजे कर रहे हैं, खूब अय्याशियां हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, और अपने आप को तो वो ऐसे ही समझते हैं कि नामजद वजीर आजम है। जाहिर है भाई, उनके सर पर हाथ जो रखा हुआ है तो वो तो अपने आप को ये समझेंगे ना, इस वक्त हमारे पास ताकत है, हम जो चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन अवाम के सामने नहीं कर सकते। अवाम तो आज भी यूनिवर्सिटियों में कहीं जाते हैं, आप देख लें कि इनके जो इजलास होते हैं वहां इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं, इनके हर जगह लगते हैं। यूनिवर्सिटियों में भी क्लैपिंग होती है इमरान खान के लिए, पता है इनको सब कुछ। लेकिन वो कहते हैं इससे क्या होता है? वो कहते हैं राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी हमारे पास है ना, तो फिर हम ये सब कुछ करेंगे। भी कहाँ चले गए हैं हमारे फॉलोअर्स? आ जाएं इस वक्त, तो अभी ना तो रात का वक्त है कि आप सो जाएं। तो देखें ना, 1-2 जो हमारे इस वक्त हैं फॉलोअर्स, वो जो हैं वो मैसेज जिन्होंने किए हैं 1 से ज्यादा, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप बाकी लोगों को आना चाहिए, उनको आकर ये
उनको आकर अपनी जो सजेशंस हैं वो देनी चाहिए कि इस वक्त जो है सूरत हाल उसमें क्या करना चाहिए। आप यही सोच लें कि इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये लोग नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं। ये लोग अगर आ गए तो इन्हें तो इससे सरोकार ही नहीं है कि गरीब मर रहा है, वो कहते मरता है तो मरता रहे। अब बहुत से लोग जो इस वक्त भी मुल्क छोड़ रहे हैं, आप जाकर देखें कि पासपोर्ट नए बनवाने वालों की तादाद हजारों लाखों में जा चुकी है। लोग इस मुल्क से चले जाना चाहते हैं, यहाँ रहना नहीं चाहते, खासतौर पर मिडिल क्लास। एलीट क्लास के लिए, अशराफिया के लिए तो ये मुल्क बहुत अच्छा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके तो वीगो डाले और वो देखते ना गाड़ियां बड़ी बड़ी, पीछे गार्ड बैठे हुए हैं, कैसे शुरू करके जा रही होती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं लोगों को ये इस मुल्क में रहना चाहिए, बाकी चले जाएं बेचारे। देखिए ये मुल्क बनाया था, कितनी कुर्बानियां दी थी, कितनी मेहनतों से कायदे आजम की सेहत खराब हो गई थी, और लोग जो इतनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क में आए थे, और अब फिर कुर्बानियां देकर इस मुल्क से वापस जा रहे हैं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। अगर कायदे आजम को यह पता होता कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे लोग ही चाहेंगे कि यहां से चले जाए, तो शायद वो ये मुल्क बनाने का ना सोचते। जिसको जहां जिस मुल्क में जगह मिलती है, कनाडा में मिलती है, पुर्तगाल में मिलती है, अरब अमारात में मिलती है, अमेरिका में मिलती है, यूके में मिलती है, हर बंदा भाग रहा है जान बचाने के लिए। हालांकि वहां जिंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं पाकिस्तान से आसान होगी। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम दुनिया में। किस मुंह से जाके बाहर लोगों को बताएंगे हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन इनको जरा भी एहसास नहीं होता। हमारे ये हुक्मरान, और ये जो हुक्मरान बनना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, सदर बनना चाहते हैं, जरदारी साहब सदर बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहता है, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है। ये MQM वाले तो खैर इन्होंने अब रहे इस काम के लिए गए हैं कि इसे कोई भी पार्टी अपने साथ मिला ले और जब चाहे इसको वहां से, उस पार्टी से ये अलग हो जाए, और इनका कोई औकात नहीं रहेगी। हाँ, जमात इस्लामी है, उनके कहने पर बहुत से लोग बाहर भी निकलते हैं और उनका बयानिया भी है, और वो लोग अच्छे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि PTI को जमात इस्लामी के साथ मिलकर अपनी एक कैंपेन करनी चाहिए लॉन्च, और ऐसे लोगों के साथ जो किसी डर में, किसी दबाव में ना आ सकें, या कोई ऐसी और पार्टी हो जो कि किसी दबाव में ना आ सकती हो। लेकिन जाहिर है वो वक्त खत्म हो गया, उस वक्त तो निशान चाहिए था ना पार्टी का। तो उस बंदे को भी ये, वो जो था बैट्समैन वाला बंदा जिसकी पार्टी थी एक छोटी सी, उसके साथ भी ये कह रहे थे कोलैबोरेट कि हम मिलकर उस निशान पर इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन उसको अगवा कर लिया गया था। अगवा करने के बाद उसकी ठीक ठाक तबीयत सेट करने के बाद उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। उसने कहा जी मैंने तो साइन ही नहीं किए, कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया कि मैं PTI के साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो बात यह है कि किसी ऐसे आदमी के साथ मिलकर करना चाहिए था, किसी ऐसी पार्टी के जिनमें दम कम होता, जरूरत होती, उसके साथ मिलकर लड़ते। लेकिन अब तो वो वक्त भी निकल गया, समझो वो वक्त भी चला गया। अब तो ये, अब कहाँ निशान और कहाँ कोई, अब तो इन्हीं निशानों पर ये जो अजीबोगरीब किस्म के निशान दे दिए इन्होंने, इसी पर इलेक्शन जो है वो कैंपेन चलानी पड़ेगी, इलेक्शन लड़ना होगा। लेकिन इमरान खान जाहिर है उनके पास सी प्लान है, वो इलेक्शन से फौरन पहले वो बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन मैं जो, जहां तक मेरी समझ बूझ है और जो मैं सोचती हूँ वो यही है कि आपको अपने वोट की पहरा देना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ रेंजर्स भी होंगे, पता नहीं आर्मी भी वहाँ होगी और पुलिस भी होगी, लेकिन जो आपके बंदे होंगे अंदर जो होंगे, जो काउंटिंग में होंगे, तो वो काउंटिंग करवाने के फौरन बाद जो रिजल्ट है वो बाहर किसी भी जिम्मेदार बंदे के सुपुर्द कर दें, ताकि बाद में ये रिगिंग ना कर सकें। बाद में भी रिगिंग होती है, पहले भी होती है, लेकिन अगर आप दिफा करेंगे अपने वोट का तो हो सकता है माफ कीजिएगा बोलते बोलते नॉन स्टॉप ना गला भी बंद होने लगता है। रकीब सती ने कहा सलाम। तो रकीब साहब आप कोई अपनी राय भी दे दीजिए। हाँ, आपकी राय की ज़रूरत है।
हमें सलाम दुआ तो चलता रहता है, आपकी राय की ज़रूरत है, आप अपनी राय दीजिए। देख रही हूँ अगर कोई नया आया है, राव सनी गॉर्जियस। आए क्या करूँ मैं, राव सनी गॉर्जियस का कहने का वक्त फिर कभी कर लेना, कोई और वक्त पे उठा रखें ये कॉम्प्लीमेंट। इस वक्त यकीन करें मैं आजकल बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड अपने मुल्क की वजह से। और हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला जो है वो इसी तरह के एहसासात से गुजर रहा है जिससे मैं गुजर रही हूँ। वसीम अब्बासी ने कहा हाय मैम। अच्छा क्या करूं हाय पे, बताएं ना क्या करना है, किस तरह से इलेक्शन को शफाफ बनाना है, क्या करना है, कोई तजवीज नहीं, मुझे आपकी तजवीज की जरूरत है। हम्म, कोई नहीं प्लीज, कोई तजवीज नहीं, कुछ आपके जो दिल में है आप शेयर कीजिए मुझसे अपने दिल की बात कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब आ रहे हैं और हमें ये आप हमारे पास आखिरी चांस है। मैं आपको बता दूं, अगर ये लुटेरे हम पे फिर बिठा दिए गए ना, अवल तो वो हुकूमत 9-10 महीने से ज्यादा चलेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा, जो मुजरिम थे, अदालतों के इश्तिहारी थे, उनके सारे केसेस खत्म करके नैप ने और सब करवा के, और उन्हें 5 मिनट के अंदर काजी फायजीसा ने उनको कहा जाओ भाई, कोई केस नहीं है, तुम शफाफ हो, कोई तुम पर एलिगेशन नहीं है, जाओ। अब ये जो साईं नवीद जट नारोवाल से हैं, इनको पता नहीं इमरान खान से क्या मसला है। अभी अपने अपने ही दस्तखत से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए गोशवारे के मुताबिक तब्दीली खान के दौरान हुकूमत असासा जात 300 गुना बढ़े हैं। याद रहे फीसद नहीं 300 गुना। ये वही साहब हैं जो कहते थे कि मेरी इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। ये अगर अगर तो मैं ये समझी हूँ कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान के असासे बढ़े हैं, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहती हूँ, इमरान खान वो वाहिद लीडर है इस एतबार से तो वो भुट्टो से भी आगे है कि उसने अपने कोई असासे नहीं बनाए। उसका जो घर है ना बनी गाला का, वो भी शौकत खान के नाम वसीयत में लिखा हुआ है। उसके बच्चों के नाम कुछ नहीं उसने किया, एक पैसा अपने बच्चों को नहीं दिया उसने, कुछ नहीं उसने बनाया सबूत के साथ। अगर कुछ बनाया होता ना तो ये फिर इद्दत के केस ना कर रहे होते, तोशा खाने के केस ना कर रहे होते, फिर करप्शन के केस उसके ऊपर होते। कोई केस ही नहीं मिला इनको, तो होती तो मिलता ना। इमरान खान तो वो आदमी है जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जिसकी कोई चीज नहीं थी, एक डायरी उठाकर वहां से आ गया था, उसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। खैर उंगली, यहां लोगों ने पैगंबरों को नहीं बख्शा, लोगों ने उनके नवासे को शहीद कर दिया, तो इमरान खान तो एक गुनाहगार सा आदमी है। लेकिन फिर तारीख तो माफ नहीं करती, तारीख माफ नहीं करती। इमरान खान की ऑनेस्टी है जिसकी वजह से उसकी इज्जत है आज लोगों में, अपने अवाम में। वो इतना ऑनेस्ट आदमी है, उसने तो अपनी बीवी से तलाक के बदले में उसे करोड़ों पाउंड्स मिल रहे थे, वो नहीं किए, वो नहीं लिए उसने। उसकी बीवी जमाइमा खान अगर उसकी इज्जत करती है ना, उसकी साहब का बीवी, तो उसकी ऑनेस्टी की वजह से करती है। वो कहती है इमरान खान की जो ये है ना, ये पार्टी, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। उसने इमरान खान को बहुत करीब से देखा है, वो इज्जत करती है उसकी। ये इतना ऑनेस्ट आदमी है कि एक मुझसे एक पैनी का रवादार नहीं है लेने का, तो वो तुम लोगों से लेगा। मोहम्मद नदीम साहब ने कहा कि हर बंदा अपने पोलिंग स्टेशन पर इंतजामिया के साथ खड़ा होकर अपना रिजल्ट ले। बंदा तो नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि जो कारकुन है ना वो वहां खड़े रहें, और पोलिंग जो होता है, एक एजेंट होता है जो पीटीआई का, वो अपनी आंखें खुली रखे, अंदर भी, वो तो अंदर होगा, अंदर भी खुली रखे और देखे कि पीटीआई के वोट पर डाका तो नहीं कोई डालने की कोशिश कर रहा, अपने सामने वो सारा कुछ करवाए, और बाहर से भी उसको अच्छी तरह से उम्मीदवार को बताया जाए कि तुमने निशान कौन सा है और उस पर क्या लगाना है। साईं नवीद जट साहब, मैं आपके सारे मैसेज पढ़ रही हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ी। कहते हैं कि शख्सियत परस्ती लाइलाज मरज है,
हाल सिर्फ जमात इस्लामी। भाई ठीक है, मैंने तो जमात इस्लामी की भी तारीफ की है, लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान बनने के बाद से अभी तक कोई लाए अमल नहीं इख्तियार कर सकी प्रैक्टिकली कि वो किस तरह मुल्क को चला सकती है। आ जाए, इन चोरों से तो अच्छा है कि आ जाए, वोट के जरिए आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखें, बात यह है कि मुझे अपने मुल्क की बेहतरी चाहिए, मुझे अपने मुल्क के लिए कोई ईमानदार बंदा चाहिए जो मेरे मुल्क के प्रोजेक्ट में कमीशन लूट लूट कर, कमीशन के नाम पर अरबों रुपए अपने बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ना भेजता रहे, जहाज भर भर के बाहर ना भेजता रहे पैसों के। मुझे और कुछ गरज नहीं है, जो भी आए बस ईमानदार हो। अभी तो यही चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए। जमात इस्लामी आ जाए, वोट ले आ जाए, यकीन कीजिए मुझे कोई भी मसला नहीं है। शख्सियत परस्ती की आप बात करते हैं, इमरान खान जब सियासत में नहीं था, जब मैं पढ़ रही होती थी हमारे स्कूल कॉलेज में, हॉस्टल में जब मैं थी, लड़कियां मुझे आकर कहती थी कि इमरान खान आया, ऑटोग्राफ ले लो। मैंने कहा जाओ जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान से, मुझे कोई ऑटोग्राफ नहीं लेना। और मैं कभी आज तक इमरान खान से ना मिली, ना मैंने उन्हें कभी रूबरू जाकर उन्हें देखा, ना मैं कभी इंस्पायर्ड थी उनसे, क्योंकि क्रिकेट से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और इसलिए मैं कभी भी मैं इमरान खान से उस वक्त इंस्पायर हूं जब मुझे 2013 में पता चला कि इमरान खान तो भाई शुरू में जब ये पॉलिटिक्स में आया तो हमने कहा ऐसे ही कहां ये कर सकेगा। 2013 में पता नहीं वो कौन सी ताकत थी जो मुझे ले गई, वरना मैं वोट देने के हक में कभी भी नहीं थी कि यहां तो सभी चोर लुटेरे। और मैं जाकर इमरान खान को वोट दी, और मेरा जो हल्का था लाहौर में था यास्मीन राशिद का, जिससे नवाज शरीफ के मुकाबले में वो उस वक्त भी 2013 में लड़ रही थी। और वहां पर उस वक्त सरेआम मोहरें लगाई जा रही थी, इनकी धांधली हो रही थी 2013 में, मैंने अपनी आंखों से देखा। जबकि उस वक्त भी इमरान खान, ये कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई इमरान खान को, यकीन कीजिए एस्टेब्लिशमेंट चाहती जरूर थी कि इमरान खान आए, लेकिन इमरान खान अपने जेन्युइन वोटों से आया है। और 2013 में भी अवाम की मकबूलियत थी, लेकिन इन्होंने इतनी धांधली की, मैंने तो अपनी आंखों से देखी है धांधली होते हुए 2013 में पोलिंग स्टेशनों में, और उस वक्त इन्होंने किया। और उसके बाद 2018 में अल्लाह के हुक्म से इमरान खान अवाम की वोटों से आया। और तो मैं आपको फिर कहना चाहती हूं, मैं शख्सियत परस्त हरगिज नहीं हूं। मुझे इमरान खान की शख्सियत ने कभी इंस्पायर नहीं किया था। मुझे इंस्पायर किया है उसकी मुल्क से मोहब्बत, उसकी ऑनेस्टी ने, और उसकी मेहनत ने जो उसने की, और उसके नजरिए ने, उसकी उन तमाम बातों ने जिस पर उसने अमल करके दिखाया। उसने शोर दिया कि हम एक आजाद कौम है, हमें एक आजाद कौम के तौर पर रहना है, हमें गुलामी से निकलना है। उन चीजों ने जब मैंने देखा गौर से, मैंने कहा ओहो, ये तो पाकिस्तान को बड़े अरसे के बाद। फिर जब मैंने उसकी पिछली जिंदगी पर नजर डाली तो मुझे पता चला कि उसने तो कैंसर हॉस्पिटल जब बनाया तब वो इतना बड़ा कारनामा था। फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर और उसने रफाई काम किए। फिर अपनी हुकूमत में जो उसने सेहत कार्ड दिया, जो अभी भी कई तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं है, वो गरीबों के लिए सोचता रहा, गरीबों के साथ बैठकर खाना भी खाता रहा। उसकी अपनी जिंदगी इतनी सादी है कि उसके घर में भी जो नौकरों के लिए खाना बनता है वो अक्सर बैठा खा रहा होता है। उसके पास तो इतने कपड़े भी नहीं होते, उसे कोई वो अंदर से एक दरवेश आदमी है।